Hello everyone, a very warm welcome to Seventh Step. बच्चे let's continue with our another session on international relations in our प्रतिबद्ध series. Last class में हमने जो हमारे bilateral relations हैं उनके previous year questions discuss किए थे. I hope वो आपको clear हैं. अगर वहाँ पे कोई भी doubt है तो बच्चे feel free to talk to us, ठीक है ना? And we are always there with for you. जितने भी आपके doubts अगर कोई आ रहा है तो हम वो clear करने के लिए आपके सामने हैं, ठीक है जी. आज start करते हैं इंडियाज रिलेशनशिप विद रीजनल ग्रुपिंग. जैसे आपके पास बिम्स्टेक आता है, सार्क आता है, हमारे पास एससीओ है, ब्रिक्स है. तो ऐसे जो ग्रुपिंग्स हैं, ठीक है ना, उसका जिनका इंडिया मेंबर है, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुपिंग फॉर इंडिया. अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जनरली अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है वो दो तीन एस्पेक्ट से आपसे पूछा जाता है. नंबर वन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुपिंग फॉर इंडिया. इट कुड बी बिम्स्टेक, इट कुड बी ब्रिक्स, इट कुड बी एससीओ, ठीक है ना. सार्क की अगर हम बात करते हैं तो सार्क, ठीक है ना, हम सबको पता है पोस्ट पुलवामा वो डिफंक्ट हो चुका है, उसकी कोई भी मीटिंग नहीं हो रही है. तो सार्क के ऊपर क्वेश्चंस इन फ्यूचर आने की पॉसिबिलिटी तब तक नहीं बनती है जब तक सार्क दोबारा से रिवाइव नहीं होता है, ठीक है जी. लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सो एन XYZ grouping for India, and what is India's role in that particular grouping. And another question could be कि what is the challenge that XYZ grouping is facing. ये दो तीन एस्पेक्ट से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी. तो लिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ओके, सो ये हमारे यहाँ पे आता है, ठीक है. सो वी आर डन विद दिस, ये हमने कर ही लिया है, ठीक है ना. सो आज हम ये करेंगे एंड कल की क्लास में विल बी वर्किंग ऑन दिस ग्लोबल ग्रुपिंग्स. और ग्लोबल में हमारे पास अकेला यूएन ही आता है, तो इसको करने के बाद फिर हम इसके साथ साथ हम इसके इन दोनों ही टॉपिक्स के हम PYQs डिस्कस करेंगे, ठीक है जी. उसके बाद हमारा रह जाएगा, ठीक है जी, द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, जिसमें आपका जनरली चाइना आ जाता है, जिसमें आपका यूएस आ जाता है, और टू सम एक्सटेंड आपका यूरोपियन यूनियन आ जाता है. यही तीन ऐसी ग्रुपिंग्स या फिर कंट्रीज जिनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है, ठीक है जी. और हमारा इंडियन डायस्पोरा, ठीक है जी. हमारा डायस्पोरा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो ये विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है जी. एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है ना. तो इनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना. WHO है, WTO है, यूनेस्को है, ये जनरली आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, आपकी इकोनॉमी में भी आप पेपर 3 में ये चीज करते हैं. तो लेट्स सी IR के पर्सपेक्टिव से अब तक यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, ठीक है जी. फॉर टुडेज क्लास लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो पहला हमारा आ जाता है, आपका आता है बिम्स्टेक. ओके, सो अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, सबको पता है कि दिस इज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. कहाँ पे 7 इसके मेंबर्स हैं, विच इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. सो दीज आर द मेजर नेशन, सो दीज आर द कंट्रीज जो कि बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं. 97 में ये बना था, ठीक है जी. एंड ये वो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, सो जिनका विच आर द लिटोरल कंट्रीज ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है ना. सो बे ऑफ बंगाल को इनकी जो बॉर्डर है, इनकी जो बाउंड्री है वो टच करते हैं. ये लिटोरल स्टेट्स हैं बे ऑफ बंगाल की, तो वहीं से इनका नाम आ जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना. हमारा जो लाइक दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विच वर्क्स ऑन दी सिक्योर इकोनॉमिक्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट. Okay, so the region covered by BIMSTEC is home for 1.5 billion people. 1.5 billion people यहाँ पे रहते हैं with a combined GDP of over 3.8 trillion dollars. तो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि 1.5 बिलियन पीपल लोग यहाँ पे रहते हैं. तो यहीं से ही बच्चे यहाँ के प्रोस्पेक्ट्स की बात आ जाती है कि सिग्निफिकेंस क्या है कि इतनी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है तो इंडिया के लिए क्या क्यों सिग्निफिकेंट है बिम्स्टेक. क्योंकि इस रीजन में अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें इतनी बड़ी मार्केट मिल रही है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. क्लियर है ना. सो 1.5 बिलियन पीपल एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो 3.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है. तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ट्रेड एंड कॉमर्स पर्सपेक्टिव से ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है जी. तो ये जो आपके पास ऐसे फिगर्स होते हैं ना, इस पर्सपेक्टिव से ऐसे इंपॉर्टेंस आपके लिए आती हैं इनकी, ठीक है जी. अब अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो वेरी रिसेंटली बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट किया गया है. तो व्हाई इज दिस स्टेप सो सिग्निफिकेंट. क्यों बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट करना सिग्निफिकेंट है, ठीक है. नंबर 1, सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आती है इस हमारी जो ग्रुपिंग है. सो बिम्स्टेक गेन्स ऑफिशियल स्टैंडिंग एज ए लीगल एंटिटी. लीगली ये एक इंपॉर्टेंट एंटिटी की तरह उसे एक रिकॉग्निशन मिल जाती है कि जब उसका चार्टर अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है जी. एंड देन इज शेयर्ड गोल. सो द
चार्टर आउटलाइन द बिम्स्टेक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब कुछ चार्टर्स में ही तो लिखा होता है कि अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, हम एससीओ की बात करते हैं, हम यूएन की बात करते हैं, वी ऑलवेज से कि हाँ जी व्हाट इज व्हाई व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। हम क्या कहते हैं कि जो एससीओ के चार्टर में लिखा हुआ है वो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बिम्स्टेक के जो चार्टर में जो लिखे हुए हैं वो उसके बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है नी। सो द चार्टर आउटलाइंस बिम्स्टेक ऑब्जेक्टिव्स विच फोकसेस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट and friendly relations with the neighboring countries, ठीक है जी, and along with this focusing on economic development and social progress। तो ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, जो कि बिम्स्टेक के चार्टर में ये लिखे गए हैं और ये अडॉप्ट भी किए हुए हैं, ठीक है जी। देन अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो एक क्लियर फ्रेमवर्क बन गया है। अब तक हम बिम्स्टेक की, जब भी हमने बिम्स्टेक को पढ़ा है, उसके चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज क्या आता था कि देयर इज नो फॉर्मल सेक्रेटरिएट ऑफ दी बिम्स्टेक, ठीक है ना। तो ये वहां से अब ये यहाँ से बहुत क्लियर हो चुका है। एक क्लियर फ्रेमवर्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर बिम्स्टेक ऑपरेशंस आउटलाइनिंग रेगुलर मीटिंग्स, क्योंकि बिम्स्टेक की अब तक कोई रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती थी, तो रेगुलर मीटिंग्स के लिए भी प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बन चुका है, ठीक है ना, मिनिस्टेरियल एंड सीनियर ऑफिशियल लेवल्स। अब जब ये सब कुछ फ्रेमवर्क क्रिएट हो चुका है, तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर बिम्स्टेक की जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, मिलेंगे। जब मिलेंगे तो नेचुरल है कि देयर इज मोर, हम कह सकते हैं कि हाँ जी, पॉसिबिलिटी ऑफ मोर ट्रेड विद ईच अदर, ओके। then expanding membership, ठीक है ना। so this is also in the on the cards, so the charter paves the way for future growth of the organization by allowing new members to join BIMSTEC। अब तक सिर्फ ये 7 कंट्रीज थे, ये 7 ही इसके मेंबर्स थे। अब चार्टर अडॉप्ट कर लिया गया है, पूरे के प्रॉपर डिटेल फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं। अब क्या कि डिटेल फ्रेमवर्क्स आने के बाद न्यू कंट्रीज कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, तो जो भी कंट्रीज इसके मेंबर्स नहीं वो भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मल्टीलेटरलिज्म का जो एस्पेक्ट है, अब वो बिम्स्टेक के अंदर हम वो लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक, अभी मैंने बात की थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग को किस तरीके से पढ़ना है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड दिस ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले आ जाती है सिग्निफिकेंस क्या है बिम्स्टेक की, ठीक है ना, फॉर इंडिया। व्हेन वी से सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया। सो नंबर 1, इट इज अलाइंड विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके ऐसे 2 मेंबर्स हैं, म्यांमार और थाईलैंड, जो कि आसियान के भी मेंबर्स हैं, और आसियान को लेके हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो हमने उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर पूरा करना है, तो उसमें वो 2 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दीज 2 कंट्रीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक आल्सो, जिसका इंडिया भी मेंबर है। तो अपनी हम कह सकते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पूरा करने के लिए, उसको अलाइन करवाने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। देन इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू सार्क, क्योंकि हमें पता ही है इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं, ठीक है ना, उनके बीच में जो डिस्प्यूट है, उसकी वजह से सार्क इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बट द पोटेंशियल फॉर दिस रीजन इज वेरी वेरी हाई। सो उसके लिए टू रीप दैट पोटेंशियल वी नीड टू बी एंगेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या है, अब सार्क नहीं अगर काम कर रहा है तो वी नीड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो उस हिसाब से बिम्स्टेक इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू दैट ऑल्सो, ठीक है। फिर as a counter to China, so as the China expands its Belt and Road Initiative across the South Asia and Southeast Asia, ठीक है ना, so India views, अगर हम बात करते हैं like this growing presence of China as a challenge to its regional dominance, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश ले लीजिए, चाहे आप म्यांमार ले लीजिए, चाहे श्रीलंका लीजिए, हमारे नेबरहुड में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो अगर इंडिया को चाइना के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करना है, रोकना है, बैलेंस आउट करना है, तो उसके लिए इंडिया नीड्स टू एंगेज विद ऑल द नेशंस। तो उस एंगेजमेंट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सबके साथ इकट्ठे एंगेज होते हैं, सो दैट इज द बिम्स्टेक, ठीक है ना। सो सार्क नहीं है, अगर सार्क होता तो सार्क वुड हैव बीन दैट आइसिंग ऑन द केक, बट अब सार्क नहीं है, तो अब हमारे पास बिम्स्टेक है। सो इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस एंड चाइनाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है जी। प्रमोशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चर, ठीक है ना, सो इनिशिएटिव्स लाइक इंडिया सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज एट नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च ऑन आर्ट, culture and other subjects related to the Bay of Bengal can bring new insight and new research in the intangible heritage of this particular region। अगर हम इन सभी कंट्रीज को इक्वेट करें, तो एक ऐसा रिलीजन जो सबको जोड़ता है, दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है ना। सो दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इंडिया इज, हम कह सकते हैं कि वो जगह है जहाँ पे बुद्धिज्म का प्रमोशन हुआ है। नेपाल वो जगह है जहाँ पे बुद्धिज्म का बर्थ हुआ है। भूटान में द पीपल फॉलो बुद्धिज्म, सो देयर आर सम पीपल हु फॉलो बुद्धिज्म इन बांग्लादेश ऑल्सो। म्यांमार एंटायरली बुद्धिस्ट कंट्री, थाईलैंड एंटायरली बुद्धिस्ट कंट्री, ठीक है ना। तो बुद्धिज्म को लेके हम इस रीजन में एक जो हेरिटेज, आपकी इंटेंजिबल हेरिटेज है, हम उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, इंडिया बीइंग द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेप, ओके।
एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है जी। क्योंकि क्योंकि सभी कंट्रीज इकट्ठे आते हैं, तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एनहांस रीजनल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। एंड इट हैज प्रमोटेड डीपन्ड कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स ऑल्सो, ठीक है ना, एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, डिजास्टर रिलीफ जो प्रोवाइड करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव माना जाता है, और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन एरियाज के ऊपर अपनी डेवलपमेंट को और प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये तो थी सिग्निफिकेंस क्या है। अब नाउ व्हाट इज द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है कि जो बिम्स्टेक फेस कर रहे हैं, बहुत कॉमन है बच्चे, बहुत ईजी है। अगर आप बिम्स्टेक की कंट्रीज को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो वहीं से आपके चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्लो प्रोग्रेस। अभी हमने बात की है कि बिम्स्टेक का भी रिसेंटली चार्टर अडॉप्ट किया गया है। इसका मतलब है कि अब तक बिम्स्टेक का चार्टर ही नहीं अडॉप्टेड था। तो जब चार्टर ही नहीं था, तो देयर मस्ट नॉट हैव बीन एनी क्लियर फ्रेमवर्क ऑन एनी पर्सपेक्टिव, कुछ भी नहीं क्लियर था, ठीक है ना। अगर मीटिंग्स हो भी रही हैं तो वो बहुत इरेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। अगर कोई इनिशिएटिव लिया भी जा रहा है तो उसकी पहले तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा है हमें नहीं पता है, ठीक है ना। सो दैट देयर इज अ डिले इन एवरीथिंग, ठीक है, वो बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज आ जाता है, ठीक है जी। सो लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्लो प्रोग्रेस, ठीक है जी। फिर लिमिटेड इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सो ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंडिया नेपाल की बात करते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में वी हैव गॉट द ओपन बॉर्डर्स, ठीक है ना, एंड इंडिया एंड भूटान के बीच में सॉर्ट ऑफ ओपन बॉर्डर्स हैं। बट इंडिया बांग्लादेश ले लीजिए, इंडिया म्यांमार ले लीजिए, इंडिया थाईलैंड ले लीजिए, जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है, ठीक है ना, आपकी यू कैन गो ऑन लैंड रूट आप जा सकते हो, फिर भी वो कनेक्टिविटी आप वो उसको रीप ही नहीं कर पा रहे हो। उस पोटेंशियल जो है, हमने कहा ना $3.5 ट्रिलियन का जीडीपी है, यू आर नॉट एबल टू रीप दैट जीडीपी पोटेंशियल, ठीक है ना। सो क्योंकि लिमिटेड ट्रेड है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ट्रक को बॉर्डर क्रॉस करने में 3-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या है, दैट इज द लैक ऑफ एफिशिएंसी ना, बॉटल नेक्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, एंड कनेक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है जी। फ्री एफटीए साइन हो भी जाता है, ठीक है ना। स्टिल अगर हम बात करते हैं, सो 2004 में हमने एफटीए साइन कर दिया था, बट बिम्स्टेक एज ऑफ टुडे, ठीक है ना, जो पोटेंशियल है वो हम उसको नहीं रीप कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स। तो उनको क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। एंड डिस्पाइट बिम्स्टेक्स गोल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि नाम ही यहाँ पे है ना, इसका मतलब ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही है, ठीक है जी। सो द रीजनल ट्रेड रिमेन्स वेरी लो, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा डेटा देख लें, तो 2020 में जो इंडिया का ट्रेड है विद बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, दैट वाज ओनली 4% ऑफ इट्स टोटल फॉरेन ट्रेड। हमारी कंट्रीज, हमारी नेबरहुड, ठीक है ना, उसके साथ जो हमारा टोटल ट्रेड चल रहा है वो सिर्फ 4% चल रहा है एज कंपेयर टू द ट्रेड वी आर डूइंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्लीक फिगर, ठीक है ना। वी नीड टू इंप्रूव ऑन दिस, सो दिस इज अ चैलेंज फॉर अस, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड देन इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड एज द एशियाज लीस्ट ओपन, ठीक है ना। हालांकि ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी है, फिर भी एशियाज लीस्ट ओपन बॉर्डर है इंडिया म्यांमार का। सो अगर ऐसे सिचुएशंस हो गए, तो हाउ विल यू बी एबल टू get the benefit of that 1.5 billion people, $3.5 trillion economy? You cannot get benefit of from these things, ठीक है। देन बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं, सो दे ट्रेड मोर विद द नॉन मेंबर्स देन विद ईच अदर, ठीक है ना। बाकी कंट्रीज के साथ वो ज्यादा ट्रेड करते हैं रादर देन ईच अदर, और वो 4% का डेटा हमने अभी देखा है, और वो इस चीज को सिग्निफाई करता है, ठीक है जी। देन चैलेंजेस इन मैरीटाइम ट्रेड एंड फिशरीज, ठीक है ना। सो जो बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज अ रिच फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा, अगर एनुअल फिश काउंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्लोज टू 7% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फिश काउंट है। फिर भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सो बे ऑफ बंगाल में तो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग ज्यादा होती है। फिश काउंट बहुत ज्यादा है, 7% ऑफ द जो एनुअल फिश कैच है वो यहीं पे ही हमारा होता है। फिर भी रेगुलेशन नहीं है, इट इज नॉट रेगुलेटेड, ठीक है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड, इलीगल वे में होती है। तो हाउ कैन यू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दिस द ह्यूज पोटेंशियल विच दिस रीजन इज सर्विंग, ठीक है। देन बाकी अदर चैलेंजेस क्या है, रोहिंग्या इश्यूज आ जाते हैं। हमने देखा ही है कैसे म्यांमार में क्रैकडाउन हुआ था ऑन रोहिंग्या मुस्लिम्स, एंड देयर वाज एंटायर ह्यूज
रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ था इन बांग्लादेश एंड इन इंडिया, ठीक है। देन इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज है, आपका काला पानी डिस्प्यूट हो गया, सुस्ता डिस्प्यूट हो गया, ठीक है जी, गंदक वाला डिस्प्यूट है। तो जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो रहे हैं, हाउ कैन यू गेट, ठीक है ना, हाउ कैन यू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द ट्रेड विद ईच अदर, ठीक है ना। एंड देन म्यांमार डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आफ्टर द मिलिट्री कू। अब म्यांमार में खुद में इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जब तक उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, गवर्नेंस उसमें प्रॉपर नहीं हो रही है, तो नेचुरल है कि आपकी वो बेनिफिट आप कभी भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये जो अभी हमारा बिम्स्टेक का चार्टर फाइनलाइज हुआ है, इसे ऑन ग्राउंड जो वर्किंग कंडीशंस में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हाल ही में, अभी तो वेरी रिसेंटली साइन हुआ है। इसे ऑन ग्राउंड में इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, उसे जल्द से जल्द करना, इम्प्रूव करना और पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। एंड देन देयर नीड्स टू बी अ बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें कम से कम 10 साल की स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है, ताकि आप वो बेनिफिट ले सको जो कि ये जो रीजन होल्ड करता है, ठीक है। So the enhanced connectivity will boost trade, create jobs and facilitate movement of people and the goods. Okay, so this is very very important. Okay, then BIMSTEC convention on mutual legal assistance in criminal matters है, so this is also very very important, क्योंकि inland security है, internal security जिसे हम कहते हैं, वो boost करना important है, तभी ये जो region है, ये आपकी illegal जो market बनी हुई है, उससे हम इस region को free करवा सकते हैं, ठीक है जी। So this agreement it fosters cooperation in tackling the ट्रांसनेशनल क्राइम्स विच इज अ मेजर थ्रेट टू रीजनल सिक्योरिटी। ये जो वो रीजन है, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ये कि यहाँ पे इंडिया आ जाता है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे थाईलैंड है, ये लाओस है, कंबोडिया है, तो ये क्या है, आपका गोल्डन क्रिसेंट है, ठीक है। तो ट्रांसनेशनल क्राइम का ये रीजन हब है, तो उसको सॉल्व करना, उसको खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ऐसे एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है जी। ऑल्सो देर इज अ नीड टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो फैसिलिटी है, ठीक है ना, सो दैट इज टू कर्टेल इंटरनेशनल जो आपका इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग को के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स को पूरा करना जरूरी है, ठीक है जी। ऑल्सो देयर इज अ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ठीक है ना, विच इज देयर टू ब्रिज द टेक्नोलॉजिकल गैप अमंग द मेंबर स्टेट्स। सो टेक्नोलॉजी को शेयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेक्नोलॉजी को लाना। सो ये जो आपका जो अग्रीमेंट है, ये जो फैसिलिटी है, वो उस चीज़ को पूरा करेगी। तो चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है, जिन कंट्रीज में टेक्नोलॉजिकल इतने साउंड नहीं है, उनको भी वो चीज़ देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। So this will facilitate sharing of knowledge and expertise in key areas promoting regional development and then cooperation between the diplomatic academicians and training institutions, ठीक है ना। जितने भी आपके academic institutions and training institutions है, उनके बीच में academically जो आपकी वो होती है हमारी we have got the cooperation होती है, उसको boost करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। So there needs to be a cooperation among the member states, ठीक है ना, with respect to academies and आपके जो training institutions है। सो ये क्या करेगा, सो दिस विल एनहांस द डिप्लोमेटिक टाइज, इवेंचुअली ये सबसे पहले बढ़ेंगे, ठीक है ना, एंड दे विल फॉस्टर अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग द मेंबर स्टेट्स। जितना आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उतना आप एक दूसरे के चैलेंजेस को और इस रीजन के चैलेंजेस को समझेंगे। जितनी जल्दी आप चैलेंजेस को समझेंगे, उतनी जल्दी आप इस रीजन में कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, और उन चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज आल्सो नीड टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया शुड कंसीडर दिस थिंग टू प्रमोट पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है ना। सो इट इज आल्सो नेसेसरी टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस फॉर बिम्स्टेक सिमिलर टू साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अंडर सार्क। जैसे सार्क के अंडर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, सार्क का एक फूड बैंक स्टैब्लिश हुआ था, सार्क का एक एनर्जी रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था, उसी तरीके से बिम्स्टेक के अंडर भी, बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म के अंडर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि सार्क नहीं फंक्शनल है, तो वो सारी एनर्जी हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत है, ठीक है। एंड देन वी नीड टू प्रमोट सिटीजन एंगेजमेंट ऑल्सो, जो आपकी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, ठीक है ना, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सो इनिशिएटिव्स लाइक बिम्स्टेक पार्लियामेंटेरियन फोरम, ठीक है जी, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड अ बिजनेस वीजा स्कीम, ठीक है ना, सो दिस कैन फॉस्टर क्लोजर टाइज एंड अ सेंस ऑफ रीजनल कम्युनिटी, ठीक है। सो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है जी। So that was all about your BIMSTEC. अब हम बात करते हैं SCO की, which is Shanghai Cooperation Organization. Okay, so what is SCO? So SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. So this is an intergovernmental political
इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है विच वाज फाउंडेड इन 2001। 2001 में ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और एक सिक्योरिटी अलायंस बना था, ठीक है ना, 2001 में। इसकी अगर हम पहली समिट की बात करते हैं तो वो हुई थी शंघाई, चाइना में। और इसका जो मेन एम है जिसके लिए ये काम करता है, सो व्हाट इज द मेन एम? सो दिस इज टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट इन एरियाज ऑफ सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। तो ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पे बिम्स्टेक के जो मेंबर नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो कौन कौन से हैं? आपके पास ट्रेड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आती है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। सो शंघाई स्पिरिट, so Shanghai spirit is the core value of the SCO. So this is about mutual trust, mutual benefit, mutual equality, ठीक है जी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द परस्यूट फॉर कॉमन डेवलपमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज। सो दैट इज द कोर आइडिया ऑफ शंघाई स्पिरिट, ठीक है जी। सो क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट है, इक्वालिटी है, कंसल्टेशन है, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड परस्यूट फॉर कॉमन डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स। सो दिस इज दी जो आपकी जो शंघाई स्पिरिट है जिसके बेसिस के ऊपर ये एससीओ मेंबर स्टेट्स काम करते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं, ठीक है जी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, किन, ठीक है ना, अभी हमने इसकी गोल की बात की थी कि किन किन जो शंघाई स्पिरिट की हमने बात की किन किन एरियाज के ऊपर ये काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस और किन किन एरियाज के ऊपर ये काम करता है? सो दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, इट्स फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, एथनिक सेपरेशंस एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट। तो ये वो एरियाज हैं जिनके विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एससीओ है, इसका जो मेन एरिया ऑफ वर्किंग है, सो दैट इज ऑन द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है जी। सेकेंड है अकोमोडेटिंग लार्ज पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड जीडीपी। अगर हम इसकी बात करते हैं 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है जी, और 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 22% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास बिलोंग्स टू दिस एससीओ। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी बिग मार्केट है ये, ठीक है जी, इकोनॉमिकली भी, ठीक है ना। सो अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत बड़ी मार्केट हमें मिलती है इस रीजन में, तो हम अपने ट्रेड और कमर्स को बढ़ा सकते हैं एससीओ के जरिए। एससीओ हमारा जो सेंट्रल एशिया, इट इज दी बेसिकली द होम द ऑफ एससीओ, ठीक है जी। then 20% of the world's population, ठीक है, and 40% of the world's population, 20% of the global GDP. so ये बहुत big and a very significant number this is, ठीक है जी। and then strategic significance की अगर हम बात करते हैं तो SCO has the potential to act as a catalyst for achieving regional integration, ठीक है ना, किसके बीच में? among the Asian countries, ठीक है ना, and promoting stability across the borders, ठीक है ना, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं। अगर हम SCO की बात करते हैं तो अगर हम इफ वी टॉक अबाउट दी थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट ऑफ एससीओ में जाएंगे तो यू हैव गॉट द ईरान, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ईरान है, इसके वेस्ट में आ जाता है आपका, आप सॉरी ईस्ट में आता है अफगानिस्तान, ठीक है ना, और नॉर्थ में आता है आपका कजाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और इधर हमारा इंडिया आता है। तो रीजनल सिक्योरिटी को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एससीओ मेंबर्स के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो जितना भी टेररिज्म है दैट इज एमिनेटिंग ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड अफगानिस्तान। तो ये वो रीजन है जो कि इस रीजन की कंट्री की जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने में बहुत मदद करेगा इंडिया को, ठीक है जी। एडिशनली इंडियाज एफर्ट्स, एससीओज एफर्ट्स कैन प्रोवाइड improved connectivity through its areas, ठीक है ना, हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया है, आपका अशगाबाद एग्रीमेंट आता है, ठीक है जी, देन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन आ जाता है। सो ये क्या है कि आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाता है जी आपका ये एससीओ का रीजन, ठीक है जी। देन इट इज अ बुलवर्क अगेंस्ट टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। सो एससीओ हैज फोकस्ड नॉट ओनली ऑन काउंटर टेररिज्म बट ऑल्सो ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, मिलिट्री कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। तो काउंटर टेररिज्म है, ठीक है जी, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर ये काम करता है, ठीक है जी, मिलिट्री कोऑपरेशन इसमें होती है और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इसमें होती है। तो ऐसा कोई भी कोई भी एरिया नहीं बचता है जिसके ऊपर एससीओ के मेंबर नेशंस कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं और जिनका जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर ना पड़ता हो, ठीक है। देन कंपैरिजन विद द क्वाड, सो एससीओ हैज डिस्प्लेड अ मच ग्रेटर कैपेसिटी टू एडवांस, ठीक है ना, शेयर्ड मिलिट्री एंड सिक्योरिटी गोल्स थ्रू इट्स रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स, ठीक है ना। सो अगर हम क्वाड की बात करते हैं, ठीक है ना, सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ जी, जो चीजें क्वाड ने अभी तक अचीव भी नहीं किया है, एंड क्वाड इज मेड अप ऑफ
दोज कंट्रीज विच आर नोन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड, आपका यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। तो क्वाड ने अब तक वो चीज नहीं अचीव की है जो एससीओ कर चुका है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव्स लाइक पीस मिशन, ठीक है ना, ग्लोबल पीस को सिक्योर करने के लिए मिलिट्री पर्सपेक्टिव से लेके स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो एससीओ ने अब तक वो अचीव कर लिए जो क्वाड नहीं कर पाया है, जो या फिर जो यूएन नहीं कर पाया है। एससीओ अगर हम बात करते हैं, मेंबरशिप इंक्रीज हुई है, ईरान हैज बीन मेड अ मेंबर, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन मेड अ मेंबर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एससीओ ने के अंदर जो एक रिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो हम कह सकते हैं कि हाँ जी डेमोक्रेटिक वे में वहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, सो दैट इज कह सकते हैं दैट इज कैन बी कंसिडर एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द अदर जितने भी आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस आ जाती है इसकी। सबसे पहले काउंटर टेररिज्म, ठीक है ना, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एससीओ इसी चीज के ऊपर काम करता है। प्लस मोर ओवर एससीओ का जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है वो भी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ही बना हुआ है। तो डेफिनेटली इंडिया कुड गेट बेनिफिट फ्रॉम एससीओ, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज। देन रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है ना, बिकॉज एससीओ में वो नेशंस हैं विच जिनके साथ इंडिया की कोऑपरेशन कहीं ना कहीं इस रीजन में स्टेबिलिटी ला सकती है। यू हैव गॉट रशिया, यू हैव गॉट चाइना, यू हैव गॉट पाकिस्तान, यू हैव गॉट ईरान, ठीक है। तो रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। And then is connectivity. So SCO has emphasized connectivity and infrastructure development. तो connectivity हो गया, infrastructure development हो गया, ये वो sectors हैं जहाँ पे SCO खास तौर पे emphasis देता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के विजन के साथ अलाइन करता है, ठीक है, टू मोर और लेसर एक्सटेंट, ठीक है। देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अभी हमने बात की है ग्लोबली अगर हम देखें तो वर्ल्ड की 20% जीडीपी यहाँ पे आती है। तो अगर हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, हम अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, तो एससीओ इज अ वेरी गुड मार्केट। प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज अनटैप्ड रिजर्व्स हैं यहाँ पे, एनर्जी के अनटैप्ड रिजर्व्स हैं यहाँ पे, मिनरल्स के, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है जी। एंड मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, ठीक है ना, सो एससीओ प्रोवाइड्स इंडिया विद अ प्लेटफॉर्म to engage in multilateral diplomacy and deepen its engagement with the member nations, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है हमारे पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये सारी सारी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ जाती हैं। एंड बूस्टिंग रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया, हमने अपने लेक्चर में भी किया था कि अगर सेंट्रल एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अगर सेंट्रल एशिया के साथ बायलेटरली ना, सिर्फ बायलेटरली ना रखिए, अगर हम एक और भी प्लेटफॉर्म अगर चाहते हैं जिनके साथ हम एंगेज कर सकते हैं, सो उसके लिए एससीओ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, ठीक है जी। अब बात आते हैं चैलेंजेस। सो दैट वाज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ फॉर अस, बट देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बैलेंसिंग टाइज विद चाइना एंड रशिया, ठीक है ना। सो इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ क्वाड, सो एससीओ में चाइना और रशिया के साथ टाइज को बैलेंस करना इज अ चैलेंज फॉर अस। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिनकी ग्लोबल प्रायोरिटीज बहुत अलग है। देन एड्रेसिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है ना। सो इंडियाज पार्टिसिपेशन इन एससीओ, इट विल डेफिनेटली फेस द चैलेंज ऑफ एड्रेसिंग कंसर्न्स लाइक टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना, विच कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो जैसे पाकिस्तान है, सो दैट इज प्रमोटिंग टेररिज्म ऑन इंडियन सॉइल, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हाँ जी हम टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू आरएटीएस स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ। तो दैट कैन बिकम अ चैलेंज फॉर अस, ठीक है ना, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। एंड देन मैनेजिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान, अभी हमने वही चीज़ कह के हटी हूँ, ठीक है जी। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर अस, ठीक है ना। सो दोनों के रिलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। सो दस मैनेजिंग दीज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप will be a significant challenge for India. Okay. Then ensuring economic benefits. So India's economic integration with SCO that would need to address various concerns such as market access, infrastructure और connectivity. जब तक हम इन चीज़ों को improve नहीं करते हैं तब तक हम SCO का जो economic potential है उसको हम realize नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। And then maintaining India's strategic autonomy, ठीक है ना। So being a leader of the policy of non-alignment, India would definitely need to balance out its strategic autonomy, ठीक है ना, क्योंकि हम SCO का भी हम मेंबर बने हुए हैं, हम क्वाड के भी मेंबर्स हैं। तो इस केस में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। देन इशू ऑफ सॉवरेनिटी। सो इंडिया हैज मेड इट्स, अगर हम बात करते हैं ऑपोजिशन टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अदर एससीओ मेंबर कंट्रीज दे हैव एम्ब्रेस्ड दिस चाइनीज प्रोजेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है क्योंकि इंडिया हैज नॉट ज्वाइंट दी बेल्ट एंड बीआरआई प्रोजेक्ट, बट बाकी एससीओ के मेंबर्स ने बीआरआई को ज्वाइन कर लिया है। तो हम हमारा जो केस है, ठीक है ना, हमारा जो व्यू पॉइंट है अबाउट हाउ द एससीओ प्रोजेक्ट इज इम्पेंजिंग ऑन द सोवरेनिटी
सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं उसको वॉइस आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इंडिया के लिए, ठीक है जी। एंड देन लो बायलैटरल ट्रेड विद द एससीओ कंट्रीज, ठीक है ना। अगर हम आज की बात करते हैं तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो एससीओ मेंबर नेशंस के साथ एक्सेप्ट चाइना हमारा जो ट्रेड है वो बहुत कम है, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू चाइनाज ट्रेड विद द रशिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। तो दैट इज डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर इंडिया, ठीक है। सो हाउ कैन इंडिया प्ले एन इफेक्टिव रोल इन एससीओ, इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है एससीओ में। सबसे पहले तो ठीक है 2023 की जो समिट हुई थी वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है ना। सो इन अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, ठीक है ना। सो इंडिया को एससीओ की चेयर भी मिली हुई है और हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर चेयर, ठीक है ना। एंड देन प्रेफरिंग नेशनल करेंसीज, ठीक है ना। सो इन दी ट्रेड एंड ट्रेड सेटलमेंट, तो अगर हम इंडिया की जो नेशनल करेंसी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे बूस्ट करना चाहते हैं, तो एससीओ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज और भी हैं हु डू नॉट वांट टू ट्रेड इन डॉलर्स और वो अपनी नेशनल करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट चाइना, यू हैव गॉट रशिया, यू हैव गॉट ईरान। तो ये एससीओ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम अपनी नेशनल करेंसी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड देन टुवर्ड्स द एशियन सेंचुरी, ठीक है ना। सो एससीओ होल्ड्स दैट पोटेंशियल फॉर इंप्रूविंग द ट्रेड रिलेशनशिप इन द रीजन, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि जैसे हमारी जो 21वीं सदी है ये दिस इज द सेंचुरी फॉर एशिया, तो उस एशियन सेंचुरी इट इज बाउंड टू बिकम एन एशियन सेंचुरी, ठीक है ना। तो उस पोटेंशियल को अगर हमने रीच करना तो इंडिया को इसके साथ एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है जी। एंड देन फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, ठीक है। जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं, जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, अगर हम उन चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम उन चैलेंजेस से उभर कर जो हमारी जो पॉसिबिलिटी है, जो पोटेंशियल है अच्छे रिलेशंस बनाने का, उसको रियलाइज करना चाहते हैं, तो फिर इंडिया नीड्स टू एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डायलॉग। नेगोशिएशंस के साथ इंडिया को कंट्रीज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड देन एशियन नेटो, ठीक है, ओके, ठीक है ना। सो रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंसेस द इंडियन गवर्नमेंट हैज consistently maintain the importance of SCO grouping, referring it to as Asian NATO, ठीक है ना। सो इसे एशियन नेटो भी कहा हुआ है। सो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ जी इस रीजन के जो इंपॉर्टेंस है कितनी, इस मेंबरशिप इस ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है जी। एंड देन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टेररिज्म के साथ अगर हमने लड़ना है तो एससीओ बहुत अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म आ सकता है, ठीक है जी। एंड देन टूरिज्म, टेररिज्म के साथ साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। टेररिज्म के साथ हमने फाइट करना है, टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है। सो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर अस, ठीक है ना। सो इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ आवर शेयर्ड कल्चर्स कैन हेल्प बूस्ट टेररिज्म इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक्स। सो अब तक हमने कर लिया है बिम्स्टेक, देन वी कवर्ड द एससीओ। अब आता है हमारा ब्रिक्स में कि हाँ जी व्हाट why is BRICS like SCO like BIMSTEC, why is BRICS important for us and what are the major challenges जो कि ये particular grouping face कर रही है, ओके ओके। सो 2001 में क्या हुआ था बच्चे। सो इन अ रिसर्च पेपर, ठीक है ना। सो इन 2001 जो जो आपके गोल्डमैन सैक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने एक इकोनॉमी लेकर आए थे ब्रिक, जिनके अंदर कहना था कि ये वो 4 कंट्रीज हैं जिनका आगे आने वाली सेंचुरी में डेवलप्ड होने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड दीज कंट्रीज कैन दे हैव द पोटेंशियल टू रेगुलेट टू और टू इन्फ्लुएंस द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। ये 2001 में जिम ओनील ने बोला था। तो उसके बाद फिर ये जो 4 कंट्रीज थे ये इकट्ठे आए, फिर उसके बाद इन्होंने लिया, इकट्ठे आए एंड दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज ब्रिक। फिर लेटर ऑन साउथ अफ्रीका ऑल्सो लाइक ज्वाइंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और फिर उसके बाद इसका नाम बन गया ब्रिक्स, ठीक है जी। सो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है विच रिप्रेजेंट्स 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी मीन्स 25% जो ग्लोबल इकोनॉमी है। एससीओ 20% था, ब्रिक्स 25% है, अगेन ठीक है ना, फिगर टू रिमेंबर, ठीक है ना। एंड 40% of the world's population, ठीक है ना। So and has increasingly sought to be a counterweight to the dominance of western led forums like G7 and World Bank। तो ये वो ग्रुपिंग है जो कि वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज आउट कर सकता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो सर्टेन इनिशिएटिव्स लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है जी, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, ये वो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं विच हैव बीन डेवलप्ड बाय द ब्रिक्स नेशंस विच हैव द पोटेंशियल टू काउंटर और टू बैलेंस आउट द वेस्टर्न लेड डोमिनेशन, ठीक है। तो ये दिस इज द पोटेंशियल और दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, ओके।
अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया और ब्रिक्स की बात करते हैं, तो इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप एंड इट्स पार्टिसिपेशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेफिनेटली बेनिफिटेड इंडिया इन मेनी वेज। ठीक है, तो कौन कौन से रीजंस है व्हाई ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सो दिस ऑफर्स इंडिया अ की प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और ट्रेड जैसे इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो ब्रिक्स मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया गेन्स दी एक्सेस टू मार्केट ऑफ 3 बिलियन पीपल। तो 3 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस ग्रुपिंग में रहते हैं। तो कितनी बड़ी मार्केट इंडिया को मिल रही है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ट्रेड का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है जी। सो दिस ऑफर्स अ वास्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड द न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, जो उसकी फंडिंग के जरिए इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, चाहे आपका मुंबई का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, चाहे आपका पुणे का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, बैंगलोर का प्रोजेक्ट है। तो एनडीबी की फंडिंग से बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है जी। देन रिफॉर्म फॉर मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है ना, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। वी हैव बीन प्रेसिंग अपॉन यूएन दैट इट इज अ टाइम फॉर यूएन टू रिफॉर्म इटसेल्फ। यूएन but UN, despite that, ठीक है ना, UN being a member nation, a group of the most developed countries of the world, UN is not रिफॉर्मिंग इटसेल्फ। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, यंग इंस्टीट्यूशन है, अभी हाल ही में बना है। ठीक है, 2001 में तो इसके बारे में बात हुई थी, उसके बाद ये बना है। तो इन दीज 20 और 25 ईयर्स अगर हम बात करते हैं, लेट्स मेक इट 20, इन दीज 20 ईयर्स ब्रिक्स नेशंस ने अपने आप को रिफॉर्म भी किया है, इस अपने आप की मेंबरशिप भी बढ़ाई है। और जैसे जैसे ग्लोबल चैलेंजेस फेस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये उन चैलेंजेस के ऊपर डिस्कशंस करते जा रहे हैं। ठीक है जी। So as a member of BRICS, India has been able to work with other member countries, ठीक है ना। सो मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है टू प्रमोट मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर बाय इंट्रोड्यूसिंग मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स। ठीक है जी। इसमें हमने रिसेंटली 2024 की बात करते हैं, तो 1 जनवरी 2024 में न्यू मेंबर कंट्रीज, सो दे ज्वाइंट ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, जिसमें आपका आ जाता है इजिप्ट, आ जाता है इथियोपिया, आ जाता है यूएई, आ जाता है, ठीक है ना, तो ये ईरान आ जाता है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो हाल ही में ब्रिक्स के मेंबर्स बने हैं। तो दिखाता है कि कैसे जो ये ब्रिक्स है, ठीक है, सो दिस इज प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड मल्टीलेटरलिज्म इन द ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है। देन साउथ साउथ कोऑपरेशन। सो अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, इनमें वो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, सो विच आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो बीइंग डेवलपिंग कंट्रीज, साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, एंड इंडिया वांट्स टू बिकम, एंड इंडिया इज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो उसके उस पर्सपेक्टिव से दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है जी। एंड इट इज अ पिलर फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो इन द 15th एंड रिसेंटली इन द 16th ऑल्सो इन द ब्रिक्स समिट, ठीक है ना, सो आफ्टर इट्स एक्सपेंशन द लीडर्स दे कॉल्ड ब्रिक्स एज द पिलर of the new world order। ठीक है ना, because this particular grouping is working on all those aspects जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इस दुनिया के आगे नए आने वाले ऑर्डर को चलाने के लिए। ठीक है जी। एंड however there is a dilemma also that the challenge before India is to हम कह सकते हैं कि balance out the chaos between the China centric growth और the West centric world order। ठीक है, और to balance out that both। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंडिया के लिए एक चैलेंज आ जाएगा। ये सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग की, बट हाउएवर देयर इज अ चैलेंज ऑफ चाइना कि हाँ जी। ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? सो ओवरलैप विद अदर ग्रुपिंग्स, जैसे आपका इब्सा है, ठीक है ना, उसके साथ इसकी आपकी जो 3 कंट्रीज हैं वो उनकी ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग ऑफ द ड्यूटीज, ओवरलैपिंग ऑफ द फंडिंग आ जाती है। ठीक है जी। सो दैट इज अ चैलेंज। ठीक है ना, ये यहाँ पे लॉजिस्टिक्स चैलेंज आ जाता है। ठीक है जी। देन इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, सो द ऑनगोइंग इकोनॉमिक स्लो डाउन अमंग द मेंबर स्टेट्स, ठीक है ना, सो दिस कैन इम्पैक्ट द ग्रुप्स एबिलिटी टू अचीव इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, इंडिया चाइना आ रहा है, ठीक है, या फिर बाकी ग्लोबली अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो जो पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इतना इजी नहीं हो सकता है अटेन करने के लिए। ठीक है जी। देन जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है जी। सो द ब्रिक्स कंट्रीज, सो दे हैव डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडो चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेंशंस हैं, सो दे कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट
दी वी कैन से कि जो हम कोऑपरेशन की बात करें कि दैट द इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स, हाउएवर देयर आर सम टेंशंस आल्सो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल जो सिपेक आता है, ठीक है ना, इंडिया से पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से वो पास करता है, गिलगिट बल्टिस्तान से पास करता है, ठीक है ना, चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं ऑन दी LAC है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारे सारे टेंशंस की वजह से हम कह सकते हैं उस पोटेंशियल को हम नहीं रीच कर पा रहे हैं, ठीक है। देन डोमिनेंस ऑफ द थ्री कंट्रीज, ठीक है ना, सो इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, सो दे कुड पोटेंशियली हिंडर द एबिलिटी ऑफ अदर मेंबर स्टेट्स टू हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप्स डिसीजन, क्योंकि चाइना, रशिया, इंडिया ये सिग्निफिकेंट एंड डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो ऐसे डोमिनेंस की वजह से कई बार ऐसी इंक्लूसिविटी अटेन करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है जी। एंड देन पैराडॉक्स ऑफ द ब्रिक्स, क्या पैराडॉक्स फेस कर रहा है ब्रिक्स, ठीक है जी, सो डिस्पाइट सेवरल अचीवमेंट्स, ठीक है ना, बट द ग्रुप मे हैव लॉस्ट इट्स मोजो एंड न्यूमरस मेंबर स्टेट्स वांट टू बी एडमिटेड, thus showing the paradox of ब्रिक्स कि हाँ जी हम मेंबर स्टेट्स को इंक्लूड भी करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, बट वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देयर आर सम बॉटलनेक्स आल्सो, ठीक है, सो दिस इज आल्सो अ चैलेंज फॉर ब्रिक्स एज इन इटसेल्फ, ठीक है ना। देन ब्रिक्स करेंसी एंड डी डॉलराइजेशन, ठीक है ना, 15th में भी और उसके बाद 16th की भी अगर हम बात करते हैं, सो द मेंबर नेशंस are working are they are, ठीक है ना, they are reiterating on the promotion of national currencies, on promotion of BRICS currencies, ठीक है ना, and to some extent this is there is not direct or explicit like wordings of de-dollarization, but when you are promoting your own national currency, so definitely there is going to be an impact on dollar, so when there is a, ठीक है ना, there is something like we can say कि जब USA की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि दैट इन द ब्रिक्स नेशंस की जो ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं दे कुड इम्पैक्ट द डॉलर, तो कहीं ना कहीं फिर वो एक हम कह सकते हैं कि हाँ जी एक डिलेमा आ जाता है कि हाँ जी वी डू नॉट वांट टू हैव बैड माउथ, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, तो डी डॉलराइजेशन हो जाता है, ब्रिक्स करेंसी है उसको हम प्रमोट करना भी चाहते हैं बट वो इतनी ईजी नहीं है प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी। सो कॉमन करेंसी की बात की गई थी टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ डॉलर एक्सचेंज एंड फ्लक्चुएशन, ठीक है ना। सो अगर हम डिफरेंसेस देखें, सो ब्राजील अगर हम बात करते हैं, सो दे सी कॉमन करेंसी एज अ मींस ऑफ रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, बाकी अगर बाकी ब्रिक्स लीडर्स की बात करते हैं तो वो उनके वेरिड ओपिनियंस आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो द सेम इज गोज फॉर द डी डॉलराइजेशन ऑल्सो, अदर कंट्रीज माइट नॉट बी इन, हम कह सकते हैं अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हाँ जी वी आर इन नो मैनर, ठीक है ना, आर वर्किंग टुवर्ड डी डॉलराइजेशन। वही अगर हम ब्रिक्स ब्राजील की बात करते हैं, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, सो दे आर ओपनली सेइंग अबाउट डी डॉलराइजेशन, तो आपके डिफरेंसेस और मिक्स्ड ओपिनियंस आ जाते हैं डॉलर को लेके और ब्रिक्स की करेंसी को लेके, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दी बायलैटरल ग्रुपिंग्स है, क्योंकि अगर हम अपने पेपर के हिसाब से देखें तो बच्चे यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और यही आपसे पूछा भी गया है, यू हैव गॉट ब्रिक्स, यू हैव गॉट बिम्स्टेक, यू हैव गॉट एससीओ, ठीक है ना। सार्क नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, अब नहीं है, ठीक है ना, सो इट इज कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, सो टू वेस्ट आवर टाइम, ठीक है ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पॉसिबल और पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं के ऊपर बात करें, सो दैट आर like potential of securing more marks, ठीक है, that could be realized in a इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम करेंगे रीजनल आपके जो ग्लोबल ग्रुपिंग आ जाते हैं यूएन, और उसके साथ साथ हम फिर इन आज के जो हमारा चैप्टर हुआ है उसके ऊपर हम पीवाईक्यूज पे डिस्कस करेंगे कि अब तक यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे उन क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है, समझ आई है। अगर बच्चे फिर भी कोई डाउट है देन फील फ्री टू कनेक्ट टू अस, ठीक है जी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे विद अनदर क्लास। टिल देन एंड ऑल द very best for your preparation. Thank you.